सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। इंतखाबी इत्तेहाद बन रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें सीट एडजस्टमेंट्स कर रही हैं। बड़ी तेज़ी के साथ अब इंतखाबात की तैयारियों की जानिब बढ़ा जा रहा है और आज भी बड़ी अहम मुलाकातें नून लीग और JUI की हुई और अब ऐसा लग रहा है कि KPK और बलूचिस्तान में भी ये एक मजबूत इत्तेहाद बनकर सामने आएगा और सीट एडजस्टमेंट होगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त न सिर्फ सिंध में बल्कि दीगर सूबों में भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि तमाम ही सियासी जमातों से जो अहम जमातें हैं मुख्तलिफ सूबों की, उनसे नून लीग जाकर सीट एडजस्टमेंट भी कर रही है और उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की भी कोशिश करी है। तो इसका सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होना है, चूंकि इस वक्त सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर नून लीग की इस इंतखाबी माहौल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। पीपल्स पार्टी न सिर्फ अपने लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की बात बार बार दोहरा रही है, बल्कि नून लीग पर अब इल्ज़ामात बड़े सख्त हो चुके हैं। और सईद गनी साहब क्या कहते हैं, ज़रा ये सुन लीजिए, फिर मजीद गुफ्तगू करते हैं। तो अब ये नून लीग की सियासत आगे मुस्तहकम होने जा रही है या बकौल सईद गनी साहब के उनकी सियासत का बड़ा सख्त उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्या जनाजा निकलने जा रहा है? अब इस पर भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। और क्या वाकई नून लीग ये समझती है कि आज के दौर के वो लाडले हैं? किसके लाडले हैं? क्यों ये सोच अगर है तो नून लीग के जहनों में, उनके जो तमाम रहनुमा उनके जहनों में ये क्यों मौजूद है? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शदीद तरीन तनकीद का फिर जवाब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास क्या है? इसी पर गुफ्तगू करते हैं। राना एहसान अफजल साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। तो राना एहसान साहब, ये जो सईद गनी साहब ये कह रहे हैं कि ये आज आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप लाडले हैं, किसके लाडले हैं, ज़रा ये भी बता दीजिएगा। और ये सियासत आपकी जो आप मुस्तकिल इत्तेहाद भी कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ सूबों में जाकर बड़ा मुतारिक होकर इस वक्त आप अपनी इंतखाबी कैंपेन एक तरह से इसको कह लें, चूँकि एक माहौल बन चुका है, तो ये सियासत आपकी इस्तेहकाम की तरफ जा रही है या ये सियासत का जनाजा निकल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल से कोई ऐसा PMLN का लीडर नहीं है जिसने क्लेम किया है कि हम लाडले हैं। हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया 2017-18 में। एक प्लानिंग के तहत उस इलेक्शन को हाईजैक किया गया, RTS को बिठाया गया और PTI को नाफिज किया गया। हमने नो कॉन्फिडेंस का हम हिस्सा बने, जो कि एक आईनी जमहूरी तरीका था। और उसके बाद हमारे लीडर जब वापस आए हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, तो हम जो ज्यादतियां, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उनके साथ हुई, आज हम अदालतों से निकले और हम अपना इलेक्शन अपनी पुरानी कारकर्दगी और मेरिट के ऊपर आगे जो है वो लड़ना चाहते हैं। और हमारी ये ख्वाहिश है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, जो कि लाजिम है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। जहां तक लाडले की बात है तो MQM, वहां सिंध का अगर आप हाल देख लें तो वहां तो पीपल्स पार्टी पे खुद लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम है और MQM कहती है कि सारा मामला ही उनके कंट्रोल में है और सारी चीजों को वो मनूवर कर रहे हैं। तो पहले वो सिंध का मामला जो है वो हल करा लें। जो दूसरों पे लाडले होने की बात कर रहे हैं, उन पे खुद सिंध में लाडले का होने का इल्जाम है। और दूसरा ये कि जहां तक पंजाब की बात है कि पंजाब के अंदर कोई केयर टेकर निजाम न्यूट्रल है या वो किसी को फेवर कर रहा है, तो वो पीपल्स पार्टी की हद तक कम से कम जरदारी साहब ने बहुत क्लैरिटी के साथ बताया कि जो नकवी साहब हैं वो आज भी उनके बेटों की तरह हैं। और उनको कोई अगर ऐसा लगे कि कोई अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो जब उनको बताया जाता है तो वो न्यूट्रल तरीके से उसका मसले का हल है। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि वहां कोई अब किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो वो उसको कुछ नहीं पता। तो मेरे ख्याल से ये जो तजादात हैं वो पीपल्स पार्टी की अपनी जमात में है, वो कंफ्यूजन का शिकार हैं और उनकी इलेक्शन कैंपेन PMLN के ऊपर कीचड़ उछालना है, PMLN के बारे में बात करना है, क्योंकि और तो उनके पास कोई बात नहीं है। तो वो इसी मुद्दे के ऊपर अपनी इलेक्शन कैंपेन लड़ना चाहते हैं। सही। तो हसन मुर्तज़ा साहब, ये सईद गनी साहब और तकरीबन तमाम ही इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी सीनियर रहनुमा हैं वो बार बार नून लीग को लाडला कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इनके लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है, फैसिलिटेशन की जा रही है। तो ये अब MQM तो उल्टा आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि सिंध में ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है। अब ये किससे ये एहतजाज किया जा रहा है, ये किससे मुतालबा किया जा रहा है? ज़रा थोड़ी सी अगर आप भी वजाहत करें कि ये कौन लाडला है कौन नहीं है, इस वक्त क्या होने जा रहा है आगे? हसन साहब को आवाज आ रही है?
चलें, हसन मुर्तज़ा साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं। अब राना एहसान साहब, ये जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और MQM का जो इत्तेहाद बना है सिंध में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बना है। MQM भी ये कह रही है कि अब ये जो अभी आपने भी बात कही, तो ये फैसिलिटेशन अगर पीपल्स पार्टी सब कुछ मनूवर कर रही है सिंध में, तो वो किसकी एमा पर कर रही है? और पीपल्स पार्टी फिर ओवरऑल मुस्लिम लीग नवाज पर जब इल्ज़ाम लगा रही है, तो ये इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए, ये निगरान हुकूमत से पूछा जाए, ये इन इल्ज़ामात का जो टारगेट है वो है कौन दरअसल? देखिए, मैं तो समझता हूं कि ये इल्जामात जो हैं कि कोई मावनत हो रही है या किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, ये काफी हद तक पॉलिटिकल नैरेटिव है। PMLN समझती है कि अगर किसी के पास कोई ऐसे सबूत हैं या ऐसा कोई एतराज जो कि डॉक्यूमेंट हो सकता है, आप एविडेंस के साथ ECP आप जाएं और दरवाजा खटखटाएं। अभी जिस तरह हल्का बंदियां मुकम्मल हुई हैं, तो बहुत सारे लोगों को एतराजात हैं उसके ऊपर, तो वो अपनी काविश और कोशिश कर रहे हैं जो लीगल वे अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करते हुए। बाकी देखें, बात यह है कि PTI ज़ेर एताब जरूर है, लेकिन वो अपने अमाल की वजह से ज़ेर एताब है। और लेकिन पीपल्स पार्टी को तो कोई रुकावट नहीं है, ना कैंपेन करने से रुकावट है। कभी वो कहते हैं कि वजीर आजम हमारा बनेगा, फिर वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं अवेलेबल, फिर वो दोबारा कहते हैं कि नौजवानों को लीडरशिप बनना चाहिए, फिर उनके जो 4P वाले हैं वो कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, पुरअमन तरीके से हम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी एक तो अपने बयानात चेंज करती रहती है, उनका 4P और 3P का फर्क है बयानिए में। दूसरा देखें, मैं समझता हूं कि आपको अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, अपने मैनिफेस्टो के ऊपर इलेक्शन में बढ़ना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी का एक ही टारगेट है, वो PMLN है। वो समझती है कि क्योंकि ये हमारे से बेहतर तरीके से कैंपेन कर रहे हैं या ज्यादा मुतहरिक हैं, उनको लगता है कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे, तो वो हमें टारगेट किए जा रही है और हमारे बारे में ही बातचीत करती है, जिसकी वजह से हमें फिर जवाब देना पड़ता है। सही। तो अब राना साहब, ये जो एक के बाद एक आप लोग भी इत्तेहाद भी बना रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट की तरफ भी जा रहे हैं, तो बहरहाल ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है और हर जमात का ये हक है। लेकिन क्या नून लीग अपनी कैपेसिटी में इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो KP में जाकर तने तनहा वो इलेक्शन कंटेस्ट करती, या फिर वो बलूचिस्तान में जाती? ये इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट ये दरअसल क्या है? इन सूबों में ये आपकी कमजोरी का एतराफ़ है? देखें, आप सीट एडजस्टमेंट वहां करते हैं कि जहां आपका डायरेक्ट मुकाबला ना हो। मिसाल के तौर पर भारत उज़्मा की जो जंग है या गवर्नमेंट फेडरल लेवल पे अगर फॉर्म करनी है, तो MQM सिंगुलरली उसकी दावेदार नहीं है। BAP पार्टी अकेली उसके लिए जो है वो काबिज नहीं कर रही, ना JUIF कर रही है, ये रीजनल पार्टीज हैं। तो आपका इत्तेहाद इनके साथ एक नेशनल लेवल पे हो सकता है अपनी नेशनल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, या वो नंबर अचीव करने के लिए कि जहां आप मुल्क के मामलात जो हैं उनको बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। दूसरा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि सीट एडजस्टमेंट वहां होती है जो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, जहां हमारा वोट बैंक है लेकिन इतना नहीं है कि हम वहां नंबर 1 पे आ सकें, वहां हमारा जो हमायती है वो किसी और जमात के लिए बैठ जाए तो उसको स्ट्रेंथ मिल जाए, और जहां हम नंबर 2 पे या नंबर 1 पे है वहां हमें उनकी सपोर्ट मिल जाए तो हम नंबर 1 को जो है वो इंश्योर कर लें। मिसाल के तौर पे कराची के अंदर हमने हर सीट पे अपना कैंडिडेट खड़ा किया, कहीं हम नंबर 2 पे आए, कहीं हम नंबर 3 पे, कहीं नंबर 4 पे। तो जहां हम नंबर 2 पे आए वहां अगर MQM का वोट मिल जाए तो हम नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है। और दूसरा, देखें, इन जमातों के साथ हम वैसे भी समझते हैं कि एक कंसेंसस बिल्डिंग का एक अमल होना चाहिए है। जिस तरह MQM के साथ हम बहुत सारे एजेंडों पे इत्तेफाक कर रहे हैं, लोकल बॉडीज का निज़ाम है, आपकी एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर डिबेट है, या उसके ऊपर चीज़ों के ऊपर एक चीज इंश्योर करना कि अगर हम हुकूमत में आते हैं तो हम इन चीज़ों को अचीव करेंगे। तो इस तरीके से आप चल रहे हैं। अगर BAP के साथ हमारा अलायंस है तो हम समझते हैं हम पंजाब बलूचिस्तान में उनके साथ हुकूमत फॉर्म करेंगे सूबाई। इसी तरह KP तो राना साहब, ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर मैं ये आगे चलकर भी आता हूं, लेकिन ये जो MQM से आपने इत्तेहाद बनाया, ये किस तरह 2 वे या ये म्यूचुअल बेनिफिशियल कैसे है? तो सिर्फ हमें वन साइड आपका ही फायदा लग रहा है, बदले में MQM को क्या मिलेगा? ये भी सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो इस वक्त तनकीद आप लोगों की जानिब से नून लीग पर की जा रही है, ये
आपका एक रहनुमा कहता है कि नून लीग इस वक्त एक लाडली जमात है, मियाँ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए सारे लवाजमात किए जा रहे हैं, सारे इंतजाम किए जा रहे हैं, और फिर दूसरा लीडर कहता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म होंगे। पीपल्स पार्टी अभी तक क्या क्लियर नहीं है अपनी इंतखाबी मुहिम में अपने बयानिए को लेकर? हेलो जी हसन मुर्तज़ा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आवाज कट रही है, जरा रिपीट करेंगे जी। जी, मैं कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी हमें यह भी कह रही है कि मुस्लिम लीग नवाज को इख्तिदार में लाने के लिए फैसिलिटेट किया जा रहा है, मियाँ नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए काम किया जा रहा है, और फिर साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो अगले वजीर आजम होंगे। तो ये 4P 3P पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या बयानिए दो हैं, बयानिए में फर्क है, क्लियर नहीं है अभी तक आपका इंतखाबी बयानिया? बहुत शुक्रिया जी। नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है जी, बयानिया हमारा एक ही है। आपने ये 30 नवंबर को जो हमारा यौम तासीस था उसमें देखा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी मौजूद थे, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे, और दोनों के बयानिए में कोई फर्क नहीं था। ये तो वैसे ही है ना, जिस तरह पैट्रियट बना दी, पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए इलेक्टेबल्स को जो है वो दूसरी जमातें ज्वाइन करवा दी। तो ये सारी चीजें जो है ये होती रहती हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा से इत्तेहाद बनते आए, IGI जैसे इत्तेहाद भी बने, उसामा बिन लादेन का किरदार भी उसमें सामने आया, और पैट्रियट बन गए। ये सारी चीजें पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा से होती आ रही हैं, कोई ऐसी नई बात नहीं है। हमारे में जो मुकदमात बनाए गए वो भी सबको पता है किसने बनाए, किसके कहने पे बनाए, किस तरह से बने। अल्लाह ताला ने हमें उसमें भी सुरखरू किया। हम तो कहीं भी नहीं गए, यही रहे कि हमने मुकदमात फेस किए, जेलें काटी, अदालतों से सुरखरू हुए, बरी हुए। तो ये कोई नया इत्तेहाद नहीं है, और ये इंशाअल्लाह ताला आप इलेक्शन के बाद देखेंगे पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। हसन साहब, आप विफाक की हद तक आप ये कह रहे हैं कि, और पंजाब की हद तक कि नून लीग इस वक्त एक लाडली जमात है, वो इस वक्त इस पोजीशन में कि वो उनको फैसिलिटेट भी किया जा रहा है, तमाम जमातों को उनसे मिलवाया भी जा रहा है। तो क्या सिंध में दीगर जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्योंकि सिंध में MQM यही बात आपके बारे में कह रही है कि आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है। 10-10 साल से वहाँ पर जो लोग वजीर थे वो अभी भी हुकूमत को चला रहे हैं, निगरान हुकूमत उन्हीं के हाथों में। तो ये इल्जामात आपको सिंध में फेस करने हैं? फिर देखिए जी, कहने में और होने में बहुत फर्क होता है। वहाँ सिर्फ एक जमात कह रही है, वहाँ बाकी सारी चीजें जो है आप एक मुआशरे की आंख है, आप भी देख रहे हैं कि वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरीके से किन लोगों को जो है वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करवा रही है बंदूक की नोक पर, और सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के जरिए, और दीगर भी आपके सामने है। मैं तो नहीं कहता, लोग कहते हैं, सारी दुनिया कह रही है, मीडिया भी इसी बात का प्रचार कर रहा है पंजाब के अंदर। वो आप खुद देख सकते हैं, मेरे कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन हसन साहब, ये PDM की जो जमातें थी सारी, आप तो खैर PDM से अलहदा हो गए थे, लेकिन बाकी सारी जमातें उस हुकूमत का पार्ट थीं और उसमें आप भी इत्तेहादी थे। तो ये तो किसी के पास भी चॉइस थी कि कोई भी पहले जाकर इलेक्शन की तैयारी कर ले। वो नून लीग ने पहल कर दी इत्तेहाद बनाने में, सीट एडजस्टमेंट में। तो आप भी जा सकते थे बलूचिस्तान में, KP में, और ये सारे इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट्स आप भी कर सकते थे। अगर नून लीग ये प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ तैयारी करी है इलेक्शन की, तो इसमें एतराज कैसा है? फिर आप चीजों को इस तरह पेश ना करें जिस तरह आप करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के फैसला लोगों को करने दें। ये ना कहें कि फलां जमात ने पहले तैयारी शुरू कर दी और फलां जमात लेट हो गई और वो तैयारी ना कर पाई। ये हम सारे हल्कों के लोग हैं, हम हल्कों की सियासत कर रहे हैं, हल्कों में मौजूद है। कौन सा जिला ऐसा है जहाँ पीपल्स पार्टी बिल्कुल है ही नहीं है? चाहे कमजोर है, चाहे बेहतर पोजीशन में है, पीपल्स पार्टी के लोग वहाँ मौजूद है। जिस तरीके से यहाँ पर हो रहा है वो सबके सामने है। इसमें कौन सी कब पहल शुरू कर दी? वो तो आज भी मेरे ख्याल में इस उम्मीद में बैठे हैं। आपके साथ हमारे बड़े मोहतरम हैं, उनसे आप ये बात पूछ लें। वो तो आज भी कह रहे हैं कि पता नहीं इलेक्शन होने हैं, नहीं होने, कब होने हैं, कब नहीं होने। पीपल्स पार्टी जो पहले दिन से मुतालबा कर रही है कि इलेक्शन हो, इलेक्शन हो, क्या वो तैयारी में कमी करेगी? हम जमहूरी और अवामी लोग हैं, हम जमहूर पे यकीन रखते हैं।
हम कहते हैं कि सबको। लेकिन हसन साहब, वो जो आप लोग का जो मुतालबा था वो सिर्फ मुतालबे की हद तक ही था, या उसके लिए आप लोगों ने कोई ऐसा अमली कदम तो नहीं उठाया? जब जरदारी साहब के सुपुर्द वो टास्क किया गया, उसके बाद ऐसा लगा कि वो बात फिर आई गई हो गई। आप लोग भी टीवी प्रोग्राम्स में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में तो वो करते रहे, लेकिन कोई ऐसा पीसफुल प्रोटेस्ट या कोई अमली कदम ऐसा सामने नहीं आया कि उससे हमें लगे कि हाँ, पीपल्स पार्टी 90 दिन में इलेक्शन चाहती है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 90 दिन में इलेक्शन का अगर मुतालबा करती है तो इसका मतलब है बकौल आपके कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ना नहीं चाहती, महज एक मुतालबा कर रही है और इलेक्शन जो है वो डिले होने हैं इसलिए वो कह रही है। ये आप कह रहे हैं जी, इलेक्शन डिले होने हैं, पीपल्स पार्टी महज एक मुतालबा करके पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, यही आपका मकसद है ना कहने का? नहीं सर, ये सवाल है मेरे के हालात कुछ ऐसे नजर आ रहे थे ना, ग्राउंड था, टाइम था, आप लोग कोई ऐसा कदम उठा सकते थे, सीसी में कुछ ऐसा डिसीजन हो सकता था कि ये फला दिन हम फला प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, या वो इस मुतालबे के लिए है कि जी इलेक्शन 90 दिन में कराएं। उस तरह की कोई चीज़ हमें नजर नहीं आई, जैसे पीडीएम के दिनों में आप लोग सड़कों पर निकला करते थे, प्रोटेस्ट किया करते थे। देखिए, हर चीज में ना प्रोटेस्ट ही ये नहीं होता। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप सड़कों पे जाएं और 9 मई जैसे वाकयात कर दें, आप बिल्डिंगें जला दें, तोड़ फोड़ शुरू कर दें। प्रोटेस्ट मीडिया के ऊपर भी प्रोटेस्ट ही होता है। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो हमारा प्रोटेस्ट ही है। प्रोटेस्ट को आप ये ना समझे कि प्रोटेस्ट से कोई हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए या कोई साजिश करके इस सिस्टम को डीरेल कर दिया जाए, ये प्रोटेस्ट नहीं होता। प्रोटेस्ट तो आपका एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है ना, वो आप किसी सूरत में भी करवा सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी हर जगह अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती रही है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं, हमने अपना प्रेस क्लब के सामने हमने एहतजाज भी किए हैं, सारा कुछ किया है। अब ये तो मतलब नहीं है कि हम सड़कों पर निकलें और डंडे लाठियों और उससे हम एहतजाज करें या हम कोई ऐसा इंकलाब लाना चाहते हैं अच्छा, इस मुल्क के अंदर। हसन साहब, वो एहतजाज से मुराद मेरी भी वो पीसफुल प्रोटेस्ट ही था, यानी जो बिल्कुल अमन व अमान के साथ होता है। तो ये अब आप ये बताइएगा कि अभी आपके अब तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? नून लीग जो सीट एडजस्टमेंट्स कर रही है, जो इत्तेहाद कर रही है, ये क्या अखलाकी तौर पर गलत हैं, कानूनी तौर पर गलत हैं? आपका इस पर तहफ़्फ़ुज़ क्या है? हम कतन ये नहीं कहते कि नून लीग सीट एडजस्टमेंट ना करे, नून लीग इत्तेहाद ना बनाए। हम कहते हैं कि ये सबके लिए होना चाहिए कि वो आजादाना कर सके फैसला। मैं आज आपको एक गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर लोग अपनी मर्जी से पॉलिटिकल पार्टीज नहीं ज्वाइन कर सकते। वो माहौल नहीं मुयस्सर लोगों को। इंतजामिया जो है वो 100% जो है मदाखलत कर रही है। हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने पूरे रिसोर्सेज जो है वो झोंक रही है कि यहाँ पर किसी को फैसिलिटेट किया जाए और किसी को वो माहौल ना मुयस्सर हो। ये चीजें जो है ये सबके सामने है। देखिए, टाइमली ये सारी चीजें आती हैं और फिर उस वक्त जो लोगों के होता है कि अब जी ये मैंडेट नहीं था और ये इस तरह हो गया, और फिर चीजें जब अनफोल्ड होना शुरू होती हैं तो उस वक्त मुल्क का भी नुकसान होता है, कौम का भी नुकसान होता है। जिस तरह पहले हम देखते रहे जब धरने होते रहे, वो भी गैर जमहूरी और पाकिस्तान के मुखालिफ थे, वो चाहे नून लीग के खिलाफ थे। फिर जो नून लीग ने जो किया वो भी हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे मुल्क की मईशत भी तबाह हो और हमारा पूरी सिस्टम भी जो है लोगों की नजरों में बदनाम हो। तो ये इन चीजों के लिए हमें शफाफियत की तरफ जाना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। अगर हुकूमत नहीं भी मिलती तो कोई इश्यू नहीं है, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान तरक्की की राह पर चले। हुकूमतें तो आती जाती रहनी है जी, हर 5 साल के बाद एक प्रोसेस हो जाए, इलेक्शन होता रहे, तो किसी को क्या इश्यू। ठीक है, तो राना एहसान साहब, ये जो अभी पीपल्स पार्टी के एतराज़ात हैं, इस तरह की कुछ आवाज़ें आपकी अपनी सियासी जमात में से भी आ रही हैं। मखदूम जावेद हाशमी साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बहुत ही सीनियर रहनुमा है, उनकी जानिब से भी कल एक इंटरव्यू में ये बात कही गई कि मियां नवाज शरीफ तो उनको टिकट देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अपने हल्के से वो इलेक्शन लड़ें, लेकिन उनको टिकट देने की इजाज़त ही नहीं है। अब ये कौन मियां नवाज शरीफ को पार्टी टिकट देने से रोक रहा है? पार्टी के अंदर से भी जब इस तरह की बातें सामने आएंगी तो फिर जो बाहर के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, वो तो मज़ीद जोर पकड़ेंगे।
देखिए, मैं समझता हूं कि पार्टी टिकट्स तो बोर्ड देगा और किसी के वो असर में नहीं है, किसी की वो डिक्टेशन में नहीं है, और ये आज़ादाना तौर पे ये चीज़ें होती हैं। देखिए, बात वही आ जाती है घुमा फिरा के, यही इल्ज़ामात जो ये हमारे पे लगा रहे हैं, उसी तर्ज के इल्ज़ामात MQM पे लगा रही है। तो कहने का मतलब ये, और दूसरा, जितनी इन्होंने ये बातें की, जरदारी साहब जो कि 4P के सरबराह हैं, जिन्होंने टिकट अलॉट करने हैं, उन्होंने तो बड़ा क्लियर कट कहा है कि जो ऐसी बातें कर रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, वो जानते ही नहीं है कुछ। तो फिर ये इन्होंने एक डबल पॉलिसी रखी हुई है, एक जगह ये कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा और दूसरी जगह ये इस तरह के इल्जामात लगाते हैं। अगर कोई आदमी जिसको नहीं जो है वो कोई डिक्टेशन मिल रही है कि भाई आपने इस जमात में नहीं जाना, उस जमात में जाना है, तो उसको सामने ले आए कि कौन उसको कहता है, वो कौन बंदा है जो ऐसे कोशिश कर रहा है कि कोई किसी जमात में ना जाए, और आप उस सबूत को लेके ECP के पास चले जाएं। लेकिन यहां ये भी कहना कि हम वजीर आजम भी बन रहे हैं, ये भी कहना कि दूसरी साइड पे आप पे भी वो इल्जामात लगे, फिर आप खुद जो है वो लेट अपनी कैंपेन स्टार्ट करें, बाद में बलूचिस्तान जाएं, KPK जाएं। कौन रोक रहा है आपसे कि आप खुल के आजादाना तौर पे अपनी कैंपेन ना करें? और PMLN का देखें, मौकफ क्लियर है, हमें कोई मावनत की जरूरत नहीं है, हम अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेंगे और हम समझते हैं वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए, और ये बड़ा जरूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कि मामलात ऐसे आगे चले। बाकी जो है सब, ये बलूचिस्तान में जो लोग शामिल हुए, बलूचिस्तान के जो लोग आपकी जमात में शामिल हुए, वो फिर पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि वो उन्हें किसी ने शामिल करवाया। MQM के साथ जो आपका इत्तेहाद बना वो भी किसी वजह से हुआ, किसी ने करवाया, क्या MQM की इंटेंशन नहीं थी? और फिर JUI के साथ जो सीट एडजस्टमेंट है, फिर ये इसकी क्या हकीकत है कि इसके पीछे भी कोई इसी तरह के हालात कार फरमाए? नहीं, देखिए, ये लोग तो PDM, मैंने आपको इसकी बड़ी डिटेल में वजूहात बताई कि एक तो हम मद्दे मुकाबिल नहीं है वजारत उज़्मा के लिए, दूसरा सीट एडजस्टमेंट वहां होती है जहां म्यूचुअली बेनिफिट हो रहा हो, तीसरा ये कि KPK पंजाब और सिंध के अंदर जहां PMLN के पास बहुत ज्यादा कोई कैंडिडेट्स नहीं है, जिस तरह पंजाब में हर सीट के पीछे 2-2, 3-3, 4-4 एप्लीकेंट्स हैं, वहां आप देखते हैं कि जहां आप की ज्यादा स्ट्रेंथ है वहां वो आपके फेवर में गिव अप कर देते हैं सीट्स, और जहां आपकी स्ट्रेंथ कमजोर है आप उनके फेवर में कर देते हैं। तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल है, और PMLN की एक इलेक्टोरल स्ट्रेटजी है कि हमने जो है वो अपने अलायंस के साथ, कंसेंसस के साथ आगे बढ़ना है, जो कि वक्त की जरूरत भी है। बाकी ये कि BFP के ऊपर के साथ हमने काम किया, वो बलोचिस्तान की हुकूमत चला रहे थे, हम वफाक में थे, तो एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, इसी तरह MQM के साथ हुई, JUIF के साथ हुई। तो अब अगर आगे वो बढ़ रही है तो उसके ऊपर इस तरह की तनकीद करना कि ये कोई किसी के कहने पे हो रहा है, तो भाई आप जो कह रहे हैं आप ही उससे कहलवा दें। हम तो ना किसी को कहना चाहते हैं, ना हमें किसी के कहने की जरूरत है, ना हम समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए सियासत। ठीक है, तो हसन मुर्तज़ा साहब, क्या मौलाना साहब की जमात आपके साथ बैठने को या इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट के लिए आपके साथ तैयार नहीं थे? मैं बिल्कुल, अगर इनकी इसी बात को दुरुस्त तस्लीम कर लूं कि आज कुछ नहीं हो रहा, तो फिर ये जो 2 दफा इनको मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, इसका मतलब है कि वो भी दुरुस्त था, वो भी ठीक था, और अब तीसरी दफा बाहर जाने की तैयारी की जा रही है। फिर क्यों कहते हैं कि ये हमारे साथ ज्यादती होगी जी, हमें तो हुकूमत से निकाल दिया गया और हमें जेलों में डाल दिया, हमें बाहर भेज दिया गया। अगर आज के ये हालात दुरुस्त है और कुछ नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि वो भी दुरुस्त थे, कुछ नहीं हुआ था उसको भी जायज मान लिया जाए। चले अगले किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह राना एहसान साहब से इसका जवाब लेंगे। आज तो टाइम का वक्त खत्म हो गया इस सेगमेंट का। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद एक और बड़ा अहम मामला है, पाकिस्तान को सिफारती सतह पर एक बड़ी कामयाबी मिली है, उस पर डिटेल से बात करेंगे ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, भारत को शिकस्त से दोचार किया है। 2023 से 2027 तक पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम का वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। यूनेस्को में पाकिस्तान ने भारी अक्सरियत से वोट हासिल किए हैं और इस एग्जीक्यूटिव मेंबर बोर्ड का पाकिस्तान अब वाइस चेयरमैन लग गया है। और इस वाइस चेयरमैन के ओहदा मिलने के बाद अब पाकिस्तान कितनी बड़ी ये कामयाबी है, उसको कैसे पाकिस्तान अवेल कर सकता है। भारत का मकरू चेहरा इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है। भारत ने हर मुमकिन कोशिश की पाकिस्तान को अकेला करने की, लेकिन अपनी हर कोशिश में भारत नाकाम हुआ है। अब यूनेस्को के इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान क्या क्या मजीद काम बेहतर तरीके से कर सकता है और भारत के चेहरे को मजीद किस तरह बेनकाब किया जाता रहेगा, इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। ब्रिगेडियर मसूद खान साहब हमारे साथ साथ जमील अहमद खान साहब भी साबिक सफारतकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से इस सिलसिले में हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। अब जमील साहब, गुफ्तगू का आगाज जरा आपसे करते हैं। ये सिफारती सतह पर चूंकि कामयाबी मिली है, जरा आप ये बताइएगा कि ये वाइस चेयरमैन लगने का मतलब क्या है पाकिस्तान का यूनेस्को में 4 साल तक पाकिस्तान के पास ये ओहदा रहेगा, इसके फवाइद पाकिस्तान को क्या हो सकते हैं मजमूई तौर पर? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक मल्टीलैटरल फोरम है और इस फोरम पे जिसको कि इसका जो इससे बड़ा जो फोरम है जो इलेक्ट करता है और जो निज़ाम चलाता है पूरे यूनेस्को को, उसको कहते हैं कि वो है कॉन्फ्रेंस जिसकी उसको यूनेस्को की ऑर्गेनाइजेशन उसको उसमें सबसे ज़्यादा मेंबर्स 195 मेंबर्स हैं उसमें, और उसका ही ज़िली इदारा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड। और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के वाइस चेयरमैन के तौर पर इलेक्ट हो जाना एशिया पैसिफिक ग्रुप के हवाले से वो एक यकीनन अच्छी कामयाबी है। और मल्टीलैटरल फोरम चाहे वो कोई सा भी हो, WFP का फोरम हो, यूनेस्को का फोरम हो या UNFPA का फोरम हो, किसी भी मल्टीलैटरल फोरम पे अगर इलेक्ट हो जाता है कोई मुल्क तो उसको कई फवायद होते हैं। मिसाल के तौर पर एक तो यह है कि उसको मल्टीलैटरल एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसमें वो अपने मुल्क का बाकी जो एजेंडा है उससे हटकर अपने मुल्क का एक इमेज बेहतर कर सकता है। पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर रिप्रेजेंट करता है और मुख्तलिफ ओहदे उन्होंने इलेक्शन के जरिए लिए हैं। तो ये भी जो कामयाबी है ये अच्छी कामयाबी है। इसका मकसद यूनेस्को के जितने भी प्रोग्राम बनेंगे, बजट बनेगा, वो तमाम के तमाम को जनरल कॉन्फ्रेंस जो कि प्लेटफॉर्म है 195 मेंबर का, उनको पेश किया जाता है अप्रूवल के लिए साल में जो उनकी मीटिंग होती है। और फिर इसमें जो नया DG सेलेक्ट होगा यानी डायरेक्टर जनरल यूनेस्को का, जो बहुत बड़ा इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसकी भी सिलेक्शन के लिए यही बोर्ड एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसकी रिकमेंडेशन देता है जनरल कॉन्फ्रेंस, जो कि बड़ा प्लेटफॉर्म तमाम मेंबर्स का है। और उसके साथ साथ जो ये एजुकेशन का प्रोग्राम इवॉल्व करते हैं, जो ये अडॉप्ट करते हैं बाकी साइंस के अलावा एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, उसके ह्यूमैनिटेरियन और बाकी जो नॉलेज डिसिमिनेशन की जितनी भी बातें हैं, ये सारी की सारी ये करते हैं। और हम इस वक्त जो पाकिस्तान है वो उसने यकीनन इंडिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छी कामयाबी हासिल की है। और ये कामयाबी जब दुनिया अक़वाम में इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जब हम बैठेंगे तो हमारा एक वक़ार होगा। और ये तकरीबन 58 मेंबर स्टेट्स इसमें है जो कि इस बोर्ड को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के वाइस चेयरमैन को सिलेक्ट करते हैं। और इंडिया को इस वक्त 18 के करीब वोट मिले हैं जो कि तकरीबन बहुत नॉमिनल वोट हैं, और पाकिस्तान को 58 मिले हैं। अगर वोट का ही तखमीना देखा जाए तो ये बहुत अच्छा वोट मिले हैं, तो ये पाकिस्तान को डबल से भी ज्यादा वोट मिले हैं। अगर हम भारत को हासिल शुदा वोट 18 को डबल भी करें तो वो 36 बनता है। तो ब्रिगेडियर मसूद साहब, ये इसका मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, ममालिक पाकिस्तान को बेहतर समझ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं, और भारत की हिमायत में कमी आ रही है। 58 में से सिर्फ 18 वोट मिलना और पाकिस्तान को 38 वोट मिलना, इस वक्त जो मौजूदा दुनिया के हालात हैं, इन हालात को देखते हुए कितनी अहमियत की हामिल है पाकिस्तान की ये कामयाबी?
इम्पोर्टेंट चीज जो समझने वाली है कि इंडिया के पीछे पास्ट में और अभी तक ये कोशिश रही है पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट किया जा सके, और इसके लिए 5th जनरेशन वारफेयर के मीन्स को यूज कर रहे थे। आपने देखा होगा ईयू लेब ने जब डिस्कवर किया फेक मीडिया आउटलेट्स 750 और प्लस वहां से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक जो यूथ पाकिस्तान कंटेंट क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान वेस्ट में, यूरोप में और वेस्ट को वहां से फीड कर रहे थे, दैट वाज वन, वहां से एक्सपोज हुए। फिर स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने इनको एक्सपोज किया, और इसके बाद देखे कि इन्होंने इंटरनेशनली FATF के फोरम में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बल्कि ब्लैक लिस्ट में डालने की बड़ी एफर्ट की। आपने देखा होगा वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किए, वहां पे प्रोटेस्ट करवाए हैं, और वहां पे उन्होंने पोस्टर्स भी लगवाए थे। तो इनकी हर मुमकिन कोशिश रही है पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करने के लिए। लेकिन ये जो हमारी विक्ट्री हुई है, गेटिंग 38 वोट्स आउट ऑफ 58, और मेरे ख्याल में बड़ी क्रोशल विक्ट्री है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान की स्टैंडिंग अभी देखने का, हम जब उस तनाजुर में देखते हैं इंटरनेशनल, स्पेशली दो कंट्रीज हैं कि दुनिया अभी पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस को मान गई है, जान गई है, और अकॉर्डिंगली इंडिया की देखें इम्पोर्टेंस कम हो गई है। इंडिया जो समझता था कि खाली उसका नाम ही चलेगा और वो इस सीट को जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। स्पेशली देखें वो ग्लोबल साउथ का अपना आप को रिप्रेजेंटेटिव कहता था, और बट यहाँ पर हुआ ये है कि ग्लोबल साउथ के मेजॉरिटी कंट्रीज है दे साइडेड विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सफारतकारी के तौर पर पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और जिस तरह डॉक्टर साहब एक्सप्लेन कर रहे थे कि पाकिस्तान आइंदा एजेंडा सेटिंग में इनका अपना रोल होगा, और इसकी एक इम्पोर्टेंस होगी। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान कैन सेट अपना आप को रिप्रेजेंट कर सकता है एज ए लीडर ऑफ इंटरनेशनल फोरम्स के डिफरेंट फोरम्स पे। और मसूद साहब, ये जमील साहब से मैं पूछूंगा, पहले आप इस पर कमेंट कर दें कि इसमें अब पाकिस्तान की एज वाइस चेयरमैन इस तंजीम में कितनी हिस्से होगी, फैसला साजी का कितना इख्तियार पाकिस्तान को होगा, और खासतौर पर किन किन डिपार्टमेंट्स में होगा, या फिर ये इसको हम एक अलामती ओहदा समझें, या फिर आगे जो इख्तियारात हैं पाकिस्तान के, इस तंजीम के कुछ इख्तियारात पाकिस्तान को भी मुंतकिल होंगे और एज वाइस चेयरमैन पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर सकेगा? देखें, एक तो इन्फ्लुएंस तो यकीनन होगा इस पोस्ट जब बैठेंगे वाइस चेयर पर। सेकंड ये है कि एजेंडा सेटिंग जितने भी होंगे ये वाइस इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और ये है बेसिकली टाइमिंग्स के मैनेजमेंट भी इनके पास होती है। एग्जेक्टिव बाकी और कोई पावर्स तो नहीं है, लेकिन ये चीजें हैं। लेकिन इससे ये है कि इंप्रेशन पड़ेगा, एजेंडाज में अपने आप पॉइंट्स दिलवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक किस्म की पोजीशन पाकिस्तान को मिली। सही। तो जमील साहब, ये इस पर आप भी जरा कमेंट कीजिएगा कि जो फिर पाकिस्तान का अपना जो एक मौक़िफ़ है भारत को लेकर, कश्मीर को लेकर, गजा की सूरत हाल को लेकर, तो इसमें पाकिस्तान को कितनी मदद यहाँ से मिल सकेगी? क्या इस प्लेटफॉर्म को इन इशूज़ के साथ पाकिस्तान कनेक्ट कर सकेगा, दुनिया को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बता सकेगा? जी, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू तो उस वक्त बता सकेगा जब वहाँ एजेंडा पॉइंट पाकिस्तान समेत बाकी ममालिक ऐसे एजेंडा पे पॉइंट्स को लाएंगे जैसे ह्यूमैनिटेरियन वर्क है। जब ह्यूमैनिटेरियन वर्क की बात आएगी, एजुकेशन की बात आएगी, तो उसमें पाकिस्तान कनेक्ट कर सकता है कि जो कश्मीर में हो रहा है, जिसकी वजह से ना वहाँ एजुकेशन हो सकती है, ना ह्यूमैनिटेरियन वर्क दिया जा रहा है, तो उसको डिबेट के दौरान कनेक्ट किया जा सकता है। कश्मीर का एजेंडा लाने के लिए देयर हैज़ टू बी अ कंसेंसस। तो वो ये प्लेटफॉर्म हकीकतन अगर देखा जाए तो एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटेरियन इसके हवाले से है। लेकिन आपने देखा कि COP28 के दौरान एजेंडा जो भी था, लेकिन उस दौरान में मसला गाजा का मसला उठाया गया। जो भी दुनिया के बर्निंग पॉइंट्स होते हैं, बर्निंग टॉपिक्स होते हैं, किसी भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर एजेंडा उसका हो या ना हो, वो किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से आ जाता है। और ख़ास तौर पर ऑन द साइड लाइन, क्योंकि जहाँ इतने सारे ममालिक हों, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म हो, 58 कंट्रीज, और पाकिस्तान एज अ वाइस चेयर वो जनरल कॉन्फ्रेंस का जो प्लेटफॉर्म है जिसमें 195 कंट्रीज हैं, जब एज अ वाइस प्रेसिडेंट वो एशिया पैसिफिक को रिप्रेजेंट करेगा तो उसकी से होगी। और उसमें जो साइड लाइन पर मीटिंग होती है खासतौर पर, उसमें ये तमाम की तमाम अट्रैक्शन हासिल कर सकता है इंटरनेशनल मीडिया के भी और इंटरनेशनल इदारों के भी। तो यस, इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी मामलात हैं, उसको उठाया जा सकता है। और जिस तरह इंडिया कोई अपना प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ता है कि जो पाकिस्तान को टांग खींचने की जो उसने कोशिश ना की हो, उसी तरीके से पाकिस्तान जब इस ऐसी पोजीशन पर वाइस चेयरमैन की पोजीशन बैठेगा और बाकी भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर,
तो उसकी यकीनन एक से होती है, और उससे की वजह से जैसा मैंने कहा न सिर्फ मुल्क का एक इमेज बढ़ता है, और हमारा वहाँ नुमाइंदा इस वक्त जो है वो बहुत अच्छा जिसे कहा जाए, और जो काबिल हमारा सफरकार है जो कि इस कुर्सी पर बैठेगा, जो वहाँ का सफीर भी है, तो उस लिहाज से उसकी हमारी रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी। और ज्यादातर प्लेटफॉर्म पर जब हमारे डिप्लोमेट्स बैठते हैं वहाँ तो काफी हमारे इमेज में भी इजाफा होता है और तैयारी करके जाते हैं, पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग भी ज्यादा बेहतर अंदाज से होगी। तो ब्रिगेडियर मसूद साहब, ये जो इन्फ्लुएंस था एक भारत का पूरी दुनिया में, जाहिर बहुत सारे बड़े ममालिक के इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत से जुड़े हुए थे, भारत एक बड़ी मार्केट है, तो अब उस इन्फ्लुएंस को इस वक्त कितना बड़ा धचका, कितना नुकसान पहुंचा है? पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा है, भारत का इमेज अब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है, तो ये ओवरऑल ये पाकिस्तान की कितनी अहमियत की हामिल इस वक्त ये कामयाबी है? भारत को अब कितना नुकसान होगा इससे? देखें, इंडिया तो एक्सपोज होता जा रहा है। जिस तरीके से आप देखें, सिखों का मर्डर हुआ है, कनाडा में हुआ, और यूनाइटेड स्टेट्स में थ्रेट, वहाँ पे पन्नू को थ्रेट थे, यूके में सिख मारे गए हैं, और इसके बाद पाकिस्तान में मारे गए हैं, कतर में स्पिनाच में ये शामिल है, और बहुत सारे देखे स्टेज इनकाउंटर्स हो रहे हैं, फास्ट ब्रेक ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये एक्सपोज हो गए हैं दुनिया भर में। सो देयरफॉर दुनिया ने भी मतलब सोच लिया है कि ये कंट्री जो है दे आर एक्सपोर्टिंग टेररिज्म, और दूसरा दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। तो वो वाली चीजें हैं। पीसी जैक सल्लिवन ने कहा था, एक स्टेटमेंट दी थी, रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री वी विल स्टैंड अप एंड वी विल अबाइड, और वी विल स्टैंड अप टू आवर प्रिंसिपल्स, हम उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसमें अमेरिका से भी सीरियसली इसको सोच रहे हैं, क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशंस होगी वेस्ट में। और देखें ना, स्पेशली जब कांग्रेस वाले, जब ये कांग्रेस में जब डिस्कशंस होंगी, ये कांग्रेसनल हेयरिंग होगी, तो वहां भी ये चीजें रेस होंगी। तो उससे ये है कि दैट्स वाई कि इंडियन इमेज जो है इंटरनेशनली वो एक टेररिस्ट स्टेट, एज ए रॉक स्टेट के तौर पर उभर रहा है। ठीक है, तो अब जमील साहब, ये पाकिस्तान को तो एक बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिली है, लेकिन हम ज़रा थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं। गज़ा में जो सूरत हाल है, इसराइली बर्बरियत जो वहाँ जारी है, वो जंग रुकवाने के लिए दुनिया के बड़े ममालिक को, बड़े इदारों को अभी तक कामयाबी नहीं मिल पा रही है। ये पिछले 36 से 40 घंटों के भी हम स्टैट्स देखें तो एक बार फिर सैकड़ों की तादाद में लोगों की जान वहाँ चली गई है। अब ये इस मौके पर ज़रूरत किस चीज़ की है? क्यों इसराइल को बड़ी ताकतें या बड़े इदारे भी रोक नहीं पा रहे हैं इसमें? नहीं, इसराइल का तो देखिए, अमेरिका जब तक इसराइल के पुष्ट पर खड़ा है, तो अमेरिका के अपने एलाइज हैं, तमाम यूरोपियन कंट्रीज। आपने देखा कि यूके के कल जासूसी के जहाज गजा पे उड़ रहे थे, यूके भी उनकी मदद कर रहा है। वो इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं कि वो जमीन को पिन पॉइंट करके टारगेट देते हैं इजरायली जहाज़ों को। आप अंदाजा करें कि आज 59वां दिन है, यानी तकरीबन 2 महीने होने को आए हैं, और ये आग ठंडी तो होने का छोड़ें, और ज्यादा ये आग भड़कती जा रही है। और आज प्रेसिडेंट टर्की ने एक बात की, एर्दोगान ने, और उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू को जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएंगे। और ईरान ने आज ही कहा है कि हमारे रिजर्व गार्ड जो कल बम्बार्डमेंट की है सीरिया में, जो हमारे रेवोल्यूशनरी गार्ड एडवाइजर्स हैं, उनको इन्होंने मारा है, जो कि अमेरिकन शिप्स ने वहां से जो बैरीबेडो ने फायर किया है। तो ये, और साथ में फॉरेन मिनिस्टर ईरान के वो कहते हैं कि ये अब रेड लाइन को डिफाइन करने लगा है। हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि गजा से पूरा खत्ता जंग की लपेट में आ सकता है। WHO का हेड कहता है कि सूरत हाल पर तशवीश का, वो खुद विजिट करके आए, WHO के सरबराह विजिट करके आए गाजा का, और कहते हैं कि सूरत हाल पे तशवीश का इजहार करने के लिए अल्फाज तक नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी सूरत में तो करना क्या चाहिए? जाहिर है जो ममालिक जो उस अलायंस में नहीं है डायरेक्ट अमेरिका के, और जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जिनके पास मौजूद है, जैसे कि OIC है, पहले भी तस्करा करता चला हूँ, उसको तो कम से कम जिसके पास जो प्लेटफॉर्म है मुल्क के पास, वो उसको तो इस्तेमाल करे। अब टर्की अगर कह रहा है कि ICC में हम लेके जाएंगे नेतन्याहू को, तो ICC के चार्टर और ICC के आर्टिकल के मुताबिक कोई भी मुल्क इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को केस भेज सकता है शवाहिद के साथ। तो तुर्की भी भेजे, और कोई भी ग्रुप जैसा कि OIC है, OIC भी भेज सकता है मजमूई तौर पर। ऐसा नहीं किया। जाहिर है लोग
बहुत ज़्यादा तजब्जब का शिकार हैं और बहुत ज़्यादा हिकमत अमली दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं हुक्मरान ख़ास तौर पर। लेकिन अवाम का जो रेला है वो यकीनन अब ज़्यादा उनके जज्बात उभरते जा रहे हैं, और ऐसा ना हो कि ये कुर्सियां मुतज़लज़ल होने लगे बहुत सारे हुक्मरानों की, अगर वो अपने दिए हुए दायरे में रहते हुए कोई फैसले ना करें। तो ये दबाव ऐसा है, इस दबाव में रहकर फैसले नहीं हो रहे हैं, और महसूस यही हो रहा है जिस तरह के अब गजा के हर कोने पर ऑपरेशन हो रहा है, तो पहले ही उसको मिसमार कर रही है। 65% तो इमारतें इस पॉज से पहले, ट्रूस से पहले जो 6 दिन का हुआ है, इससे पहले ही तबाह हो गई थी। सही। और जब जिस दबाव का आप जिक्र कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये अब आगे इसका नतीजा क्या निकल सकता है मसूद खान साहब? ये जो ममालिक इस वक्त इसराइल की पुष्ट पर हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं ममालिक के पब्लिक निकल कर वहाँ मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज कर रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में कर रहे हैं। यूरोप के तकरीबन तमाम ही कंट्रीज़ में एहतजाज हो रहा है। तो पब्लिक सेंटिमेंट के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा? ये सेंटिमेंट अगर एक मुश्तइल एहतजाज में तब्दील हो गया तो फिर क्या मंजरनामा हो सकता है? देखें जी, आप सही कह रहे हैं कि 90% वर्ल्ड ओपिनियन है जो है या पब्लिक है वो सपोर्ट कर रहे हैं ये सीज फायर के लिए। दे आर सपोर्टिंग इज पैलेस्टीनियन कॉज, एक तो उसमें शक नहीं है। सेकंड ये है कि इट इज कि जो अमेरिकन है वो दे आर नॉट एक्सर्टिंग द एक्चुअल प्रेशर जो एक्सपेक्ट उनसे किया जा रहा है। मतलब बात तो जरूर कर रहे हैं लेकिन प्रेशर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि सिंसेरिटी उनमें नहीं है। बट एट द सेम टाइम देखें कि वो जिस तरीके से वेपन्स दे आर पोरिंग इन इजराइल के बेसिस में और इनके एयरपोर्ट्स में आ रहे हैं। 14.2 बिलियन का बंकर बस्टर वेपन, उनको बम दिए जा रहे हैं, तो वो भी है। और सीज फायर की वो बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेट सबका गोल है कि डिस्ट्रक्शन। इस टाइम से फायदा उठा के एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है रीजन की जो मैं वो बताना चाहूंगा। देखें कि अब मिडिल ईस्ट से दे आर में जी अच्छा मसूद साहब, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन आपका वीक हो रहा है तो आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं आ पा रही। मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। जमील साहब, ये इसका कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, कोई हल आपको अगले 1 माह में, 2 माह में, 15 दिन में कोई ऐसा नज़र आ रहा है कि कम अज़ कम वहाँ ये अमवात का सिलसिला रुक सके? बज़ाहिर तो महसूस होता है कि इजराइल ने और उसके प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया हुआ है कि हम गजा की सिक्योरिटी अपने हाथ में लेंगे, और उन्होंने इशारा दिया है कि हम पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ को उसके एडमिनिस्ट्रेशन दे देंगे प्रोवाइडेड कि वो हमास को नीस्तो नाबूद कर दे। लेकिन अब लगता ये है कि इजराइल चाहता है कि हमास तो खैर अपनी जगह पर, लेकिन पूरे गजा को नीस्तो नाबूद करके वहाँ जिस तरह अपना फैलाव पहले करता रहा है, जिस तरह एक्सपेंशनिज्म पर इजराइल ने बिलीव किया है, मजीद गजा पर भी कब्जा कर लेगा। ये गजा में वही लोग हैं जो 1948 में रेफ्यूजी बन के इधर आए थे। अब इसको बार बार यहाँ रेफ्यूजी बनाया जा रहा है, दोबारा धकेला जा रहा है। साउथ में वहाँ जगह ही नहीं है कि अमेरिका बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है। आप देख लीजिए कि 100 BLU 109 जो कि बंकर बस्टर जिसका जिक्र ब्रिगेड साहब कर रहे थे वो दिया है, और एक बम जो है वो 900 किलोग्राम का होता है जो कि अफगानिस्तान में इन्होंने फेंके थे और मारे थे वहां से। इसी तरीके से 15,000 के करीब जो है उन्होंने और बम दिए हैं, 57,000 आर्टिलरी। तो मेरा मकसद ये है कि 1 लाख से ज्यादा जो मैंने जिक्र किया था पिछले प्रोग्रामों में कि तकरीबन अब 40 टन के करीब 40 बल्कि 300 टन पहले किया था और अभी और मजीद बारूद इसमें डाल दिया है। तो ये बरसा रहे हैं उसके ऊपर। बाहर जहां तक रीजन का ताल्लुक है, रीजन में मजीद हिद्दत आएगी। अगर कोई हादसाती तौर पर ईरान ने जो इस तरह रेड लाइन का बताया है, अगर वो हुआ तो रीजन में ये बहुत ज्यादा मसला फैल जाएगा। और सेक्रेटरी जनरल पहले ही ये कह चुके हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन अगर बढ़ा तो ये गाजा से बहुत आगे निकल जाएगा। तो लिहाजा इस वक्त हमें अपने पाकिस्तान जैसे मुल्कों को भी जरा अपनी तैयारी रखनी चाहिए इकोनॉमी के लिहाज से, खास तौर पर कि इसका असर इकोनॉमी पर भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। और हमारे जैसे मुल्कों जैसे यूक्रेन के बाद उनको सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ी थी इकोनॉमिक लिहाज से, तो हमें इकोनॉमी के लिहाज से दोबारा इसमें पड़ सकती है अगर ये फैला मामला मजीद। और उसके साथ साथ जो हमारे रीजन में अगर खुदा खास्ता ईरान वगैरह इन्वॉल्व हो गए, हादसाती तौर पर ही सही, तो ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे लिए मजीद और
बड़ी तशवीश की बात हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब, हमारे साहब, दोनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।